एपिसोड 41। मुरली गाड़ी के ऐन सामने आकर ठहर गया और पुरसुकून लहजे में बोला, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मंगल के मुकाबले में वो ज्यादा बाएतमाद था। मैं इंस्पेक्टर राम सिंह हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम कुछ भी हो सकते हो साहब, मगर पुलिस वाले नहीं हो सकते। पुलिस का कोई आदमी इतना जीदार नहीं कि अकेला जग्गू के आदमियों का रास्ता रोक सके। पुलिस सुसरी को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया साहब। अब बताओ कि कौन हो तुम और तुमने क्यों हमारा रास्ता रोका है? मुरली ने कहा, मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है? मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें तो खुद ही मोटर की फिक्र पड़ गई थी, मैं तो यहाँ आराम से सो रहा था। तुम्हें सोने के लिए यही जगह मिली थी? इस मर्तबा मंगल ने कहा, तो और क्या करता, मेरी गाड़ी खराब हो गई, पुलिस भी तो मेरी तलाश में है। अरे तो फिर इस खिलौने को जेब में रखो और दोस्तों की तरह बात करो। मुरली ने खुशदिली से कहा, पुलिस से तो अपनी भी पुरानी दुश्मनी है, इस हिसाब से तो तुम हमारे दोस्त हुए। मैंने मंगल को छोड़ दिया और रिवॉल्वर जेब में रख लिया। दर हकीकत मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो दोनों ना जाने कौन थे और पुलिस से क्यों छुप रहे थे। मुमकिन है उन्होंने मुझसे झूठ बोला हो और वो उसी गैंग के आदमी हो जिसने मुझे हॉस्पिटल से अगवा किया था। मगर इस सूरत हाल में और किया भी क्या जा सकता था? ये हुई ना बात। मुरली हंसकर बोला, अब बताओ क्या बात है, तुम पुलिस से क्यों छुप रहे हो? मैं एक डकैती करता हुआ पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया था। मुझे 6 गोलियां लगी थी। पुलिस ने इसी हालत में मुझे गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचा दिया। वहां मैं 1 महीने तक रहा। फिर मेरे साथियों को मौका मिल गया और वो मुझे अस्पताल से उठा लाए। पुलिस भी चौकस थी। उन्होंने हमारा पीछा किया मगर हम किसी न किसी तरह उससे बच गए। यहाँ आकर गाड़ी खराब हो गई। मेरी साथी किसी गाड़ी का इंतजाम करने के लिए गई है। मैंने मुख्तसरन उसे कहानी घड़कर सुना दी। तुम्हारी साथी? क्या वो कोई लड़की है? वो मेरी पत्नी है। वाह भैया वाह, तुम मर्द होकर गाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी को गाड़ी के लिए भेज दिया। क्या वो तुम्हारे साथ डाके डालती है? हाँ, वो मेरे साथ डाके मारती है। वो कोई मामूली औरत नहीं है, मैं उसे अमेरिका से ब्याह कर लाया था। वो तो सब ठीक है, मगर इस समय तुमने उसे क्यों भेजा? मुरली ने पूछा। मजबूरी थी, वरना कोई पति भला ऐसा कर सकता है क्या? ऐसी भी क्या मजबूरी, पत्नी को मौत के मुंह में धकेल कर खुद आराम से सो रहे हो? मैंने तुम्हें बताया है ना, मुझे 1 न 2 पूरी 6 गोलियां लगी थी। मैं वैसे तो ठीक हो गया हूं, मगर मेरे दोनों पांव अभी तक नाकारा हैं। मैं कदम भी नहीं चल सकता। अरे, मुरली के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब आई समझ में मेरी मजबूरी। इस वक्त तुम्हारी जगह पुलिस होती तो वो बड़े इत्मीनान से मुझे धर लेती और फांसी पर लटका देती। डकैती के समय मेरे हाथ से 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। अगर मैं जख्मी ना होता तो अब तक फांसी के फंदे से लटक चुका होता। मैंने तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया। अब अगर तुम ही मुझे पुलिस के हवाले कर दो तो मैं क्या कर लूंगा? मुझे फिर कभी ये गाली मत देना। मुरली ने तप्पे हुए लहजे में कहा, मैं जिसे जुबान से एक दफा दोस्त कह देता हूँ फिर उसे दोस्त समझता भी हूँ। तुमने मुरली पर भरोसा किया है तो मुरली इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। गाड़ी में खराबी क्या हुई है? मंगल ने मौजू बदला। इसकी बैटरी कमजोर हो गई है और शायद तुमने गौर नहीं किया, पीछे वाले दोनों टायर पंचर हैं। वो जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया और फिर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है। गाड़ी आ रही है? मगर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गाड़ी अभी दूर है, जरा नजदीक आएगी तो उसके इंजन की आवाज तुम भी सुन लोगे। मुश्किल से 2 मिनट बाद मैंने भी उसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। आवाज अब भी खासी दूर थी, मगर मुझे मुरली की कुव्वत समात पर रश्क आया। फिर आवाज लम्हा ब लम्हा तेज होती चली गई। कोई गाड़ी तेजी से इसी तरफ आ रही थी। मेन रोड यहाँ से कितनी दूर है? मेन रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होगा। अगर मेन रोड यहाँ से 10 किलोमीटर थी तो ग्लोरिया पैदल इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर ये कौन हो सकता था? गाड़ी के इंजन का शोर अब बढ़ गया था। मंगल, तुम राम सिंह को उठाकर झाड़ियों में ले जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। वो अभी तक मुझे राम सिंह ही समझ रहा था। मैंने सोचा उसे अपना नाम भी बता दूं, बाद में किसी और से उसे पता चलता तो मेरा एतबार जाता रहता। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम राम सिंह नहीं है। मुरली जाते जाते रुक गया। मेरा नाम कामरान है। कामरान? तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने उसे बता तो दिया, मगर अब मैं दिल ही दिल में बचता रहा था कि उसका रद्द अमल क्या होता है। कामरान? मुरली ने फिर हैरत से मेरा नाम लिया। तुम तो बहुत जबरदस्त आदमी हो, पुलिस वाले तुम्हारे नाम से डरते हैं, बहुत दहशत है तुम्हारे नाम की। हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान ही हूँ और इस वक्त तो केचवे से भी बदतर हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? जख्म तो बहादुरों को भी लगते हैं। सरदार तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा, वो तो पूछता है तुम्हें। फिर मुरली मंगल से बोला, जल्दी से इन्हें उठाकर झाड़ियों में ले जा। ये कहकर वो पगडंडी की तरफ चल दिया।
گاڑی کی آواز اب بالکل نزدیک آ چکی تھی۔ منگل مضبوط تنوتوش کا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کندھے پر ڈالا اور تیزی سے جھاڑیوں کی طرف چل دیا۔ گھنی جھاڑیوں میں گھس کر اس نے مجھے بہت احتیاط سے اتار دیا۔ تمہارا سردار کون ہے اور وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ ہمارے سردار کا نام جگو ہے۔ پولیس والوں کے لیے تو اس کا نام بھی دہشت بن کر رہ گیا ہے، پر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ 2-3 دن پہلے ہمارا ایک آدمی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اسی نے سردار کو بتایا کہ کامران کا نام سن کر تو سوتا ہوا پولیس والا بھی چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ پگڈنڈی پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کی ہیڈ لائٹ سے اچھا خاصا حصہ روشن ہو گیا تھا۔ پھر اچانک فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجی، کسی کی کربناک چیخ فضا میں بلند ہوئی، پھر کوئی ڈھلان سے نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ منگل بھی چیتے کی طرح چوکنا دکھائی دینے لگا تھا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ گرنے والا ایک مرتبہ پھر کربناک انداز میں چیخا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اب مجھے منگل کے ہاتھ میں بھی ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ میں اب تک اسے غیر مسلح سمجھتا رہا تھا۔ اوپر فائرنگ جتنی اچانک شروع ہوئی تھی اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو گئی تھی۔ اب وہاں پھر وہی گمبھیر سناٹا چھا گیا تھا۔ فائرنگ اچانک ہی پھر شروع ہو گئی، مگر اب اس میں وہ پہلے والی شدت نہیں تھی۔ اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہو۔ میں مرلی کی طرف سے فکر مند ہو رہا تھا اور رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں گرنے والا مرلی ہی تو نہیں۔ ان میں سے ایک فائر کاربائن کا تھا اور دوسرا ریوالور کا۔ تم یہی ٹھہرو، میں جا کر پتا کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، منگل نے کہا۔ پہلے تو میں نے اسے روکنا چاہا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ممکن ہے مرلی کو مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی ریوالور موجود ہے، میں نے سرگوشی میں جواب دیا۔ ہم اس وقت گھنی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان جھاڑیوں میں کثرت سے کانٹے بھی تھے۔ ان کانٹوں سے نہ صرف میرے کپڑے پھٹ گئے تھے بلکہ جسم پر خراشیں بھی پڑ گئی تھیں۔ پھر وہاں مچھر اور دوسرے زہریلے کیڑے بھی تھے۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا حال برا کر دیا تھا، مگر میں وہاں بیٹھے رہنے پر مجبور تھا۔ منگل آہستگی سے اس طرف چلا گیا جدھر مرلی گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فائرنگ میں پھر شدت پیدا ہو گئی۔ پھر اچانک ایک انسانی چیخ فضا میں ابھری۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پے در پہ کئی فائر ہوئے۔ پھر گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ وہاں اچانک پھر سکوت چھا گیا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی سنبھل کر چلتا ہوا میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ کامران، فائر مت کرنا، میں منگل ہوں، کسی نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے لمحے وہ بالکل مخالف سمت سے ظاہر ہوا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کون لوگ تھے۔ مرلی کہاں ہے؟ مرلی ابھی وہیں ہے۔ مرلی کا خیال ہے کہ ان کا ایک ساتھی آس پاس کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی کیوں؟ ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نہیں، باقی سب بھاگ گئے۔ 2 آدمی مرلی کی گولیوں سے شدید زخمی ہو گئے۔ وہ لوگ اتنی بدحواسی میں بھاگے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ پر وہ لوگ تھے کون؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ مرلی یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس آدمی کو زندہ پکڑنے کے چکر میں ہے، اسی سے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زخمی تو ابھی زندہ ہوں گے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، مگر ہمارے نزدیک سے جھاڑیاں ہلی اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے ان میں سے کوئی چل رہا ہو۔ منگل سنگھ پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ میں بھی بالکل ساکت ہو گیا۔ جھاڑیوں میں پھر حرکت ہوئی اور اچانک مجھے گھیبلا سے دکھائی دیا۔ میں نے اس کے قد و قامت اور چال ڈھال سے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ وہ مرلی نہیں ہے۔ اس نے کسی گہرے رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے، مگر وہ اپنی دھن میں مگن آگے بڑھ رہا تھا۔ منگل بھی اسے دیکھ چکا تھا اور اس نے آنے والے کے پیروں کا نشانہ لے لیا تھا۔ پگڈنڈی کی طرف سے اچانک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ وہ بھڑک کر پلٹا۔ اسی وقت منگل کو موقع مل گیا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا اور پلک جھپکتے میں اپنے شکار کو چھاپ لیا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے زور لگا کر منگل کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ اسی کوشش میں وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ منگل کے شکار نے اس کے باوجود رائفل نہیں چھوڑی تھی۔ اگر اس کی انگلی ٹریگر پر ہوتی تو وہ بدحواسی میں اب تک فائر بھی کر چکا ہوتا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹپٹ کر بولا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ پھر میں نے ایک ہوائی فائر بھی کر دیا۔ فائر کی گونج سے سناٹا مجروح ہو گیا۔ منگل کا شکار ایک دم ساکت ہو گیا۔ یہی حال منگل کا بھی تھا۔ وہ بھی شاید میری آواز پہچان نہیں پایا تھا۔ میری یہ حرکت خاصی غیر دانشمندانہ تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہاں دشمنوں کا یہی ایک آدمی ہے یا جھاڑیوں میں مزید آدمی بھی موجود ہیں۔ فائر کی آواز سے وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں نے گویا یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ رائفل پھینک دو ورنہ تمہاری گردن توڑ دوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور میں چونک کر سیدھا ہو گیا۔ منگل بھی چونکا، مگر وہ شکار کی طرف سے غافل نہیں تھا۔
दूसरे लम्हे मुरली की सरगोशी सुनाई दी। तुम ठीक तो हो ना मंगल? हाँ मैं ठीक हूँ, और मैंने एक शिकार भी पकड़ रखा है। अब यहाँ से निकल चलो, यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। फायरिंग की आवाज दूर दूर तक सुनी गई होगी, आसपास के गांव वाले जाग गए होंगे, पुलिस भी इधर आ सकती है, और ये लोग भी जो अभी मैदान छोड़कर भागे हैं। मगर ये लोग कौन थे मुरली? ये तो हमारा दोस्त ही बताएगा, पर इससे बाद में पूछगछ करेंगे, अभी तो यहाँ से निकलो। मंगल ने उस आदमी के हाथ पांव बांधना चाहे तो मुरली ने रोक दिया। इसके हाथ मत बांधो, यही कामरान को उठाएगा। हमारी जीप यहाँ से कम 3 किलोमीटर के फासले पर तो होगी। फिर वो लहजा बदल कर बोला, और हाँ, अगर ये भागने की कोशिश करे या कोई और हरकत करे तो इसे गोली मार देना। इसकी तो तुम चिंता ही मत करो, इसने जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। चलो उठाओ इसे। मंगल ने डपट कर कहा और अंधेरे में टटोल कर उसकी फेंकी हुई राइफल उठा ली। फिर वो झुककर कुछ तलाश करने लगा। अब क्या हुआ? मुरली ने पूछा। इसे पकड़ने में मेरा रिवॉल्वर कहीं गिर गया है। लानत भेजो रिवॉल्वर पर, कौन सा उसका लाइसेंस तुम्हारे नाम पर है? मुरली ने कहा। इस दौरान में शिकार ने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया था। वो कमजोर आदमी नहीं था, मगर मेरे भारी भरकम जिस्म को उठाकर नाहमवार और कांटेदार जमीन पर चलना भी खेल नहीं था। कुछ ही दूर चलकर वो बुरी तरह हाँफने लगा। मैंने बाएं बाजू से उसकी गर्दन के गिर्द घेरा डाल रखा था और दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। हमारे पीछे मंगल हाथ में राइफल उठाए चला आ रहा था। मुझे उठाने वाला बुरी तरह हाँफने लगा था। एक जगह वो बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। फिर वो वहीं रुक गया और हाँफते हुए बोला, बस अब मुझसे नहीं चला जाता। ओ मियां नाजुक अंदाम, मैंने मजाकाखेज लहजे में कहा, चलते रहो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो फिर मार दो गोली, मरना तो ऐसे भी है मुझे, फिर ये अजाब झेलकर मैं क्यों जीऊं? ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मरना है? मुरली ने अचानक पूछा। तो क्या तुम लोग मुझे किसी दावत में लेकर जा रहे हो? बस अब ज्यादा फासला नहीं है और बेफिक्र रहो, हम दुश्मन पर ओछा वार नहीं करते। तुम्हें जब भी मारेंगे ललकार कर मारेंगे। मंगल, अब इसमें वाकई चलने की सकत नहीं होगी, अब कामरान को तुम उठा लो। उस लम्हे मेरे एहसासात अजीब से थे। मैंने आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस हो रही थी। इस दौरान में मंगल ने मुझे पुश्त पर उठाया तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। राइफल उसके शाने से लटकी हुई थी। उसने दूसरा रिवॉल्वर निकालकर अपने शिकार पर तान लिया। चंद मिनट तक नाहमवार जमीन पर चलने के बाद झाड़ियों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे छोटा सा एक मैदान था, उसके बाद घनी झाड़ियां थी। मेरा ख्याल था यही कहीं उन लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी, मगर मुझे वहां कोई गाड़ी दिखाई ना दी। रह रहकर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आ रहा था। मैंने अचानक मंगल को मुखातिब किया, मंगल ऐसा करो, तुम लोग मुझे गाड़ी में वहीं छोड़ाओ जहां से लेकर आए हो। वहीं छोड़ दें? मंगल ने हैरत से कहा, हाँ यार, मेरी पत्नी वहां पहुंचेगी तो बहुत परेशान होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मंगल ने कहा, हम पहले ही सब कुछ सोच चुके हैं। तुम्हें गाड़ी तक पहुंचा के हम में से कोई दोबारा वहां चला जाएगा और तुम्हारी पत्नी को ले आएगा। बस तुम उसकी पहचान बता देना। फिर वो खुद ही हंसा। मैं भी कैसी पागलपने की बात कर रहा हूँ। इस समय भला कोई दूसरी औरत इस वीरान इलाके में क्यों आएगी? जाहिर है जो औरत भी वहां पहुंचेगी वो तुम्हारी पत्नी होगी। मगर अचानक उसके सामने मत आ जाना। क्यों भाई, क्या वो काटने को दौड़ती है? काटने को नहीं दौड़ती, बल्कि आदमी को काट कर फेंक देती है। वो कोई आम औरत नहीं है, और हाँ, वो हिंदी भी नहीं समझती। तो क्या वो मद्रासी है या? मैंने बताया तो था कि मैं उसे अमेरिका से ब्याह कर लाया हूँ। मैंने झंझला कर कहा, ओह, तो ये कहो ना कि वो मेम है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गिटपिट तो मैं अभी कर लेता हूँ। मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी और उस कमबख्त मंगल को मजाक सूझ रहा था। फिर हमने वो मैदान भी उबूर कर लिया। घनी झाड़ियों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया। झाड़ियों की दूसरी जानिब पगडंडी सी थी और वहीं मुझे कदीम मॉडल की वेस्ट जीप दिखाई दी। जीप से चंद गज के फासले पर मुरली ने हमें रुकने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। फिर वो मुतमईन होकर जीप की तरफ बढ़ गया। मंगल ने मुझे एहतियात से जीप की पिछली सीट पर बिठा दिया। फिर सीट के नीचे से रस्सी निकालकर फुर्ती से कैदी के हाथ पैर बांध दिए और उसे भी पिछली सीट के पायदान में ठूंस दिया। मुरली ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मंगल ने उससे कहा, मुरली, क्या तुम कामरान की पत्नी को भूल गए? मुझे याद है, मैं सोच रहा हूँ कि वहां दोबारा पैदल जाने के बजाय जीप में जाएं। पर जीप का रास्ता तो बहुत लंबा है, इसमें शायद इतना पेट्रोल भी नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि इतनी देर में कामरान की पत्नी वहां पहुंचकर वापस चली जाए या किसी मुसीबत में फंस जाए। बात तो तेरी ठीक है मंगल, मगर दोबारा वहां तक पैदल जाने में भी तो इतना ही समय लगेगा। हाँ, अगर कहीं से मोटरसाइकिल मिल जाती तो बात बन सकती थी। मोटरसाइकिल तो उस रास्ते पर भी चल सकती जहां से हम आए हैं। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि किसी गाड़ी की हेडलाइट से रास्ता रोशन हो गया।
वो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी थी, इसीलिए गाड़ी अभी तक हमें दिखाई नहीं दी थी। मुरली ने जल्दी से जीप का इंजन स्टार्ट किया और उसे रिवर्स करके झाड़ियों में घुसा दिया। एक तो वो झाड़ियां खूब घनी थी, फिर जीप का रंग भी गहरा था, इसीलिए अब वो आसानी से नजर नहीं आ सकती थी। चंद ही लम्हे बाद आने वाली गाड़ी के इंजन की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। इंजन की आवाज से लगता था कि वो गाड़ी सुजुकी कैरी या पिकअप वगैरह है। थोड़ी देर बाद गाड़ी बिल्कुल हमारे नजदीक पहुंच गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मंगल और मुरली जीप में मौजूद नहीं है। वो लोग ना जाने किस वक्त उतर गए थे। मुझे अचानक कैदी का ख्याल आया। वो शोर मचाकर गाड़ी वालों को इधर मुतवज्जो कर सकता था। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और कैदी की कनपट्टी से लगा दिया, मगर मुझे यह देखकर इत्मीनान हुआ कि मंगल ने कच्चा काम नहीं किया था। उसने बांधते वक्त या शायद उस वक्त जब उसने आने वाली गाड़ी की आवाज सुनी थी, कैदी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं दोबारा सीट की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। फिर अचानक वो गाड़ी सर पर आन पहुंची। उसी वक्त मंगल या मुरली में से किसी ने उस पर फायर कर दिया। मैंने गाड़ी को लड़खड़ाते देखा, फिर शायद दूसरा फायर करके उसका टायर नाकारा किया गया था। फिर एक और फायर हुआ तो गाड़ी अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर झाड़ियों में घुस गई। तुम लोग एक एक करके गाड़ी से उतर आओ, वरना एक भी जिंदा नहीं बचेगा, मुरली ने चीख कर कहा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद भी तुम लोग बाहर ना आए तो मैं गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा। 1 2 3 4। मुरली के लहजे में सफाकी थी। उसके साथ ही एक फायर हुआ और मुरली अजियतनाक अंदाज में चीखा। मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। गाड़ी में जो कोई भी था गजब का निशानेबाज था, वरना अंधेरे में महज आवाज का निशाना लेना हंसी मजाक की बात नहीं है। क्या हुआ मुरली? पगडंडी की दूसरी जानिब से मंगल की आवाज सुनाई दी। मुरली, तुम ठीक तो हो ना? मंगल चीखा। तुम बोलते क्यों नहीं अचानक फिर फायर हुआ और मंगल का जुमला अधूरा रह गया। वो भी नादीदा निशानेबाज की गोली का शिकार हो गया था। अचानक मुझे अपने तन्हा रह जाने का एहसास हुआ। मुझे साफ नजर आ रहा था कि अब मेरा भी यही अंजाम होगा। जब उस नादीदा दुश्मन ने मंगल पर फायर किया था तो मैं झाड़ियों में एक जगह शोला से चमकता देख चुका था। गोया वो उस तरफ छुपा हुआ था। वो जगह उसकी गाड़ी से खासे फासले पर थी। इसका मतलब यही था कि उसने गाड़ी पर पहला फायर होते ही झाड़ियों में छलांग लगा दी थी। मैंने अंदाजे से उस जगह का निशाना लिया जहां मुझे शोले की चमक दिखाई दी थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर फायर कर दिया। फायर के धमाके के साथ ही कोई कर्बनाक अंदाज में चीखा और झाड़ियां बुरी तरह हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी होने वाला बुरी तरह तड़प रहा हो। मैंने हिलती हुई झाड़ियों पर दूसरा फायर झोंक मारा। जख्मी होने वाले की दूसरी चीख बहुत कर्बनाक थी। फिर वो एकदम साकित हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का वहशी और जुनूनी कामरान यकदम बेदार हो गया हो। जहां दुश्मन की सुजुकी कैरी खड़ी थी, मेरी नजरें वहीं जमी हुई थी। ये तो मैंने उस वक्त देख लिया था जब वो मेरे सामने से गुजरी थी। मुझे उसमें 2 से ज्यादा आदमियों की झलक नजर आई थी। फिर बकिया आदमी कहाँ चले गए? या तो वो भी गाड़ी की झाड़ियों में घुसने से पहले कूद गए थे, या वो अभी गाड़ी के अंदर ही थे। मुमकिन है वो जख्मी हो गए हों और हरकत करने के काबिल ना हो। मैं एक एक करके इन तमाम इम्कानात पर गौर कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में हरकत हुई हो जहां दुश्मन की गाड़ी खड़ी थी। मैंने झाड़ियों का निशाना लेकर फायर करने का इरादा किया, फिर खुद ही उसे मुस्तरद कर दिया। फासला काफी ज्यादा था। खामखाए गोली जाया करने का मुझे शौक नहीं था। अचानक मुझे राइफल का ख्याल आया। मैंने सोचा मुमकिन है मुरली ने वो राइफल जीप में छोड़ दी हो। यह ख्याल आती मैं ड्राइविंग सीट की पुश्त पकड़कर आगे की तरफ बढ़ा। दरमियान में कैदी था। मैंने जिस्म का पूरा जोर हाथों पर डाला और झटके से कैदी के सीने पर बैठ गया। अब मेरी पुश्त जीप के बोनेट की तरफ थी। दोनों सीटों की दरमियानी जगह में मैंने हाथ डालकर टटोला तो राइफल के बट से टकरा गया। उसके साथ ही गोलियों की बेल्ट भी पड़ी थी। मैंने दोनों चीजें उठा ली और सीट का सहारा लेकर दोबारा उसी जगह बैठ गया। वहां से निशाना लेना बहुत आसान था। राइफल लोड थी। मैंने एक मरतबा फिर झाड़ियों पर नजरें जमा दी। थोड़ी देर बाद वहां फिर खफीफ सी हरकत हुई तो मैंने निशाना लेकर फायर कर दिया। धमाका होते ही कोई ज़िबा होते बकरे की तरह चीखा। फिर उसकी आवाज़ हलक में घुट गई। गोया मैंने दुश्मनों का एक और आदमी कम कर दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा निशाना इतना अच्छा भी हो सकता है। पै दर पे कामयाबियों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। उसके बाद फिर गंभीर सन्नाटा तारी हो गया। हवा की सरसराहट और झींगरों की मकरू आवाज़ें सन्नाटे को मजीद बोझल बना रही थी। मैं एक मरतबा फिर चौंकिन्ने अंदाज में बैठ गया। फिर यूं ही बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई। झाड़ियों पर नजरें जमाए जमाए मेरी आंखों में नीले पीले दायरे नाचने लगे, मगर कहीं कोई हरकत ना हुई।